When I was small speaker, sir, we had once a famous magician who came to do a magic show, and a lot of children went to that show. 300-400 children. I was there, my sister was also there, she's smiling. 300-400 people went to see that show. Fantastic magic show. राहुल जी, आप जादू पूरा उसकी जगह आप बिल पे बोल लो, अच्छा रहेगा। अच्छा जादू सर मैं पेंटिंग बना रहा हूँ सर मैं आपको समझाता हूँ सर। मैं चित्र बनाता हूँ सर, मैं आर्टिस्ट हूँ। मजा लीजिए सर। आप बिल पे बोले। सर अंत में पूरा फिट होगा सर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरा अंत में पजल जैसे फिट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं चलता, संसद है। सुनिए सर, मजा आएगा आपको। आप पार्लियामेंट मर्यादा से चले, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं कहता हूं। तो सर जादू का शो था और वहां पे 300 बच्चे बैठे सर। गार्डन में था, जादूगर था सर, लाल रंग का कैप पहना हुआ था। उसके सामने 2-3 मेजें, टेबल्स, एक पे वो टोपी, एक पे 2-3 बॉल थी, उसके इम्प्लीमेंट्स थे। उसने शुरू किया सर। पहले उसने पहले टोपी उठाई और टोपी में से उसने खरगोश निकाला ऐसे। बच्चे देख सर, सुनिए सर, कनेक्टेड है टोटली। उसने खरगोश निकाला सर, बच्चों को बहुत मजा आया, हम देख रहे थे। उसके बाद सर वो जगलिंग शुरू की सर। वो 6 बॉल थी, उसमें बीच में गायब कर दी। बच्चे बिल्कुल हैरान, हम तालियां बजा रहे हैं, हंस के तालियां बजा रहे हैं सर। उसके बाद क्या हुआ सर, वो मेज थी सर, वो मेज पे खड़ा हुआ ऐसे, और उसके असिस्टेंट्स आए और उसने उस पे चेन बांध दी, 3-4 चेन। और असिस्टेंट्स आए, वो ताले लिए, उन्होंने ताले लगा दिए और सब ऐसे खड़े हो गए। चेन लग गई सब जगह और उसके ऊपर उन्होंने वो कैप सा लगा दिया काला। सर आर्टिस्टिक फ्रीडम। मैं इसलिए कह रहा हूं सर, उसको ऐसे किया। आप प्रतिपक्ष सर आज मैं कर रहा हूं सर। प्रतिपक्ष के नेता, ये पुराने समय की जादू की नो, ये ठीक नहीं है। नॉट फेयर। ये सर मुझे बोलने दीजिए सर। अब मैं बोलने दे रहा हूं आपको। सर 15 सेकंड में ये खत्म कर दूंगा। नहीं सर तो ऐसे खड़ा हुआ और उस पे वो लगा दिया कैप और स्टॉपवॉच शुरू कर दी। 1 मिनट 3 मिनट का टाइम दिया सर। 3 मिनट वो ऐसे अंदर कर रहा था उसके। सर 3 मिनट बाद क्या हुआ, उसने अपने असिस्टेंट बुलाने शुरू कर दिए। कहा कि भैया इधर आओ। वो आए, उन्होंने कैप उतारा, उसके ताले वहीं के वहीं, वो फंसा पड़ा। हम हंस के मर गए सर। ये हो क्या रहा है? 300 बच्चे सर हंसना शुरू कर दिया। क्या था सर? अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। इस कनेक्टेड है सर। सर हुआ क्या, मैं राहुल गांधी जी, उसके बाद सर बोलने दीजिए सर। मैंने किसी को बोलने से टोका क्या? सर बोलने तो दीजिए। बस सदन की मर्यादा तो बनाए रखनी पड़ेगी ना। ये देश का सर्वोच्च संस्था है, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप चेयर को एड्रेस कर लें। सर उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। हो गया सर, खत्म। हम सब समझ रहे हैं। सर उसके बाद क्या हुआ,
प्लीज 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 बैठिए। सर, सदन की मर्यादा वहां से भंग हो रही है सर। सदन की मर्यादा वहां से भंग हो रही है। वो मर्यादा वहाँ भी टोक रहे हैं। प्लीज हमारे यहाँ भी सर मेरा अनुरोध है कि आपने बार बार कहा, हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ से डिस्टर्ब ना करें और आपके यहाँ से भी ना करें। बस नेता प्रतिपक्ष से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपका टाइम हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। चेयरमैन साहब को टाइम दिया, मगर आप पृष्ठभूमि ज्यादा लंबा मत बनाइए और हमारे यहाँ भी हम डिस्टर्ब नहीं करने के लिए हम कहते हैं। स्पीकर सर, हुआ क्या सर? अब खत्म हो गई कहानी सर, जादू वाली कहानी खत्म। सर उसमें हुआ क्या, वो जैसे ही वो फंस गया और वो उसके ऊपर से वो उतारा और उसकी चेन हिली नहीं, हटी नहीं थी, तो उसके बाद बच्चे हंसने लग गए। अब वो कुछ भी करे, मतलब उसने 2-3 और ट्रिक्स ट्राई की, बॉल वाली ट्रिक ट्राई की, बच्चे हंसे, फिर उसने फिर से मतलब कुछ और खरगोश के साथ कोशिश की, सारे हंसने लगे। ऐसा हुआ कि बेचारा मतलब कोई भी ट्रिक करे उसके बाद बच्चे बस हंसते ही गए, हंसते ही गए, हंसते ही गए। मतलब जो उसका जो पूरा जो जादू का ढांचा था ना, वो भड़ाक से खत्म हो गया। सर हुआ क्या, अब इंटरेस्टिंग बात थी सर, उस टाइम तो मैं बहुत हंसा, सब हंसे सर, मगर उसके बाद मुझे पता लगा कि हुआ क्या था। सीरियस बात हुई थी। वो जो जादूगर था उसको बीमारी थी और वो बहुत टेंशन में था और वो दबाव में आ गया और उसने एक मैजिक ट्रिक गलत कर दी, वो निकल नहीं पाया, वहीं खत्म हो गया सर। सर हंस लीजिए सर, प्लीज ये सर। तरीका है क्या? आप सदन में इसी तरीके की चर्चा करना चाहते हैं क्या? सर क्या खत्म सर। मतलब इतने बड़ा दल है आपका, आप विधेयक पर बोले हैं। ओके सर, कंक्लूड करते हैं सर। तो सर हुआ क्या, वो टेंशन में आया, एक गलती की उसने और उसके बाद उसका जादू नहीं चला और शायद उसके बाद वो जादू कर ही नहीं पाया, मुझे लगता है। सर मैं आपको वापस गार्डन ले जाना चाहता हूं। और मेरी दादी ने उस टाइम एक और बात बोली थी मुझसे। दादी ने गार्डन में मुझे एक और बात समझाई थी जो मैंने पहले नहीं बोली। उन्होंने कहा था, स्पीकर सर बोलूं? मैं आपको पहले भी आग्रह किया है, मैं कभी किसी सर मुझे दादी ने उस टाइम एक और बात बोली थी। शी सेड टू मी दैट लिसन राहुल, आई वांट यू टू बी एबल टू सी इन द डार्क। आई वांट यू टू बी एबल टू सी इन द डार्क, like the central idea of Shiva. Central idea of Shiva, I will explain to my brothers and sisters, is to see in the dark. See what others cannot see. See your fears. Go close to your fears. That is the central idea of Shiva. She was telling me that and she said, I want you to see in the dark. I said, Dadi, why? She said, because Rahul, real strength always hides in the dark. Real power, real strength hides in the darkness. Fantastic political lesson. First, look for your truth, stick by it, and second, real power, real strength always hides, it never shows itself. जो असली ताकत होती है वो छुप के काम करती है, वो अपने आप को दिखाती कभी नहीं है। अब मैं ये आपको बता क्यों रहा हूं? बिकॉज देयर इज, everybody knows
a partnership between our friend, the magician, and the businessman. सबसे पहली बात जो मैं रखना चाहूंगी, जो सत्ता पक्ष है वो जिस तरह की भूमिका बना रहा है कि विपक्ष लोग आरक्षण के साथ नहीं है, महिलाओं के आरक्षण के साथ नहीं है, जिस तरह की भ्रांति और भ्रम फैलाने का काम कर रही है सत्ता पक्ष के लोग, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास हुआ था तो पक्ष और पूरा विपक्ष एक साथ होकर इस बिल को हम लोगों ने पास कराया था और इस सर्व सहमति के साथ पास हुआ था। लेकिन जो ये अब संशोधन लाया जा रहा है तो आखिरकार सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार वाकई में महिलाओं का सशक्तिकरण चाहती है या इस विधेयक को लाकर, इस संशोधन को लाकर वो खुद के सशक्तिकरण के तरफ काम कर रही है? जब 2023 में विधेयक आया था तब स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जनगणना होगी और समाजवादी पार्टी का ये पक्ष था कि जातिगत जनगणना हो। और कल होम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कही है कि जनगणना कराएंगे, अभी वो घरों की गिनती कर रहे हैं, पिछले 3 सालों में खाली वो घरों की गिनती कर पाए हैं। तो जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और आरक्षण लागू होगा। तो सभी लोग इस बात से सहमत थे। लेकिन 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं पा पाई, सहयोगों के साथ लाई गई ये सरकार, जब ये सरकार आई तो 2024 में ही आपने जनगणना क्यों नहीं शुरू कराई? हमारा सवाल ये है। आपने लगभग 2.5 साल निकाल दिए, आपने जनगणना नहीं कराई, क्योंकि अगर जनगणना हो जाती तो आज हम परिसीमन की स्टेज में होते और आरक्षण 2029 तक लागू हो जाता। लेकिन आपकी मंशा ही नहीं थी कि 2029 पे महिलाएं आए और इस सदन में बैठे। अब अचानक ये जल्दबाजी क्यों दिखा रही है? 2026 में जहां अप्रैल का महीना चल रहा है तो लगातार जल्दबाजी क्यों दिखा रही है? सवाल इस बात पे भी होना चाहिए। तो ये सरकार जल्दबाजी, जो हम समाजवादी पार्टी का मानना है, वह इसीलिए दिखा रही है क्योंकि ये जो डिलिमिटेशन है, जो ये पूरी एक्सरसाइज है, ये सरकार एक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहती है खुद को सशक्त करने के लिए। हमने देखा कि कल गोगो हमारे सांसद कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि किस तरह आसाम में डिलिमिटेशन कमीशन का प्रयोग ना होकर किस तरह वहां पे चुनाव आयोग जाके परिसीमन कर रहा है और जिस तरह से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया और जो सेंसस यूज हुए उसमें वो 2011 के इस्तेमाल हुए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है सरकार पे कि सरकार आखिरकार संविधान में संशोधन क्यों ला रही है, ये संविधान को क्यों बदलना चाहती है, ये क्यों चाहती है कि हमारा संविधान कमजोर हो और सरकार हमेशा सत्ता में बनी रहे। हमारे संस्थापक आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने जब उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला आरक्षण लागू किया पंचायती राज में, तब जहां SC/ST महिलाओं को आरक्षण मिला, वही हमारी OBC महिलाओं को भी आरक्षण मिला और हमारी जनरल कैटेगरी की महिलाओं को भी आरक्षण मिला। अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस आरक्षण में हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिले। आप क्यों आधी आबादी में बंटवारा करना चाहते हैं? आप क्यों नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, हर वर्ग की, हर समाज की, हर धर्म की महिलाएं आगे बढ़े? आज हमारी यह मांग है कि आप OBC महिलाओं को भी आरक्षण दें और हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दें। अल्पसंख्यक महिलाओं से तो किसी तरह का द्वेष, किसी तरह की चिढ़ है सामने बैठे हुए लोगों को, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे यूपी के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो OBC महिलाओं के लिए मना नहीं करेंगे। तो वाकई में अगर आपको संशोधन लाना था, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना था, तो आप इस बात का अमेंडमेंट करते कि आप OBC महिलाओं को आरक्षण देने का काम करेंगे। आज जब आप अल्पमत में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो वोट है वो खिसकता जा रहा है कहीं ना कहीं, तो आप इस तरह का भ्रम फैलाने के लिए ये संशोधन बिल लेकर आए हैं, क्योंकि आपका केवल एक ही लक्ष्य है कि जो डेटा
जो कास्ट सेंसस का डेटा, जो जातिगत जनगणना का जो डेटा आएगा, जिससे सबकी भागीदारी सुनिश्चित होगी, निश्चित होगी, आप इससे भागना चाह रहे हैं और आप डिलिमिटेशन की प्रक्रिया से इसीलिए सेंसस को हटाना चाहते हैं, या 20 या 25 साल के सेंसस का आप प्रयोग करना चाहते हैं। आप कहते हैं आप महिलाओं की हितैषी है, आप महिलाओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज जब मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और जब पिछले कुछ दिनों पहले जब संसद चला और जब कैफ बिल आया, सेंट्रल आर्म फोर्सेस पुलिस फोर्स बिल आया, तब आपने जो शहीद हुए, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने हमारे देश के लिए जो शहीद हुए हैं, आपने उनको शहीद तक का दर्जा नहीं दिया। आपने उन शहीदों की महिलाओं के बारे में, उनके बच्चों के बारे में नहीं सोचा। आज जब ये आप विधेयक लेके आ रहे हैं तो हमारी मांग है कि उन महिलाओं के सम्मान के लिए आप उन शहीद जनों को, शहीद जवानों को शहीद का दर्जा दें और साथ में आप उन्हें पेंशन देने का भी कार्य करें। अब जब महिलाओं की बात हो रही है तो आंगनवाड़ियों को क्यों छोड़ रहे हैं आप आंगनवाड़ियों को भी, जो इतने साल से संघर्ष कर रही है, जो गांव-गांव में संघर्ष कर रही है, आप उनको भी उनका मानदेय बढ़ाने का कार्य करें। जहां आप सब वाकई में चाहते हैं अगर महिलाएं सशक्त बने तो आप उनकी शिक्षा में ध्यान दीजिए। अध्यक्ष महोदय, यूपी में तो गांव-गांव में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स को बंद किया जा रहा है बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। और स्वास्थ्य के जो हालात हैं और जो पोषण की जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, मैं समझती हूँ पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ध्वस्त है। और सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान की तो बात क्या ही करी जाए। हमने देखा है जिस तरह हाथरस कांड हुआ, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए सेगर जी का जो पूरा कांड हुआ, और लगातार जो उत्तराखंड में कांड हुआ, जब हमारे सांसद ने एक कविता कह दी तब तो विपक्ष दल की सब सांसदें खड़ी हो गई, उनका विरोध करने लगी, भरपूर तरीके से इन लोगों ने विरोध किया। लेकिन जब मणिपुर की घटना हुई तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के महिला सांसद खड़ी नहीं हुए। जब उत्तराखंड में 19 साल की लड़की को मार दिया गया, अंकिता भंडारी को, तब भारतीय जनता पार्टी की कोई भी महिला सांसद खड़ी नहीं हुई। पुरुषों से तो हमें उपेक्षा नहीं है, लेकिन कम से कम महिलाओं से तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो एटलीस्ट महिलाओं के लिए तो खड़ी हों। मैं जो ये मोह में है, सत्ता के जो मोह हो गया है भारतीय जनता पार्टी को, जो छोड़ना नहीं चाहते हैं, और जिस तरह से डिलिमिटेशन लाना चाहते हैं, जिस तरह से जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, जिस तरह से ये लोग चाहते हैं कि सत्ता में बने रहे लेकिन गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को उनका हक, सम्मान, अधिकार नहीं दे, तो मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर जी ने जिक्र किया था कि जब 2023 में ये बिल आया था सबने साथ दिया था, और तब साथ देने पे भी उनकी सरकार आई, लेकिन वो ये ना भूलें कि जब 2023 में बिल पास हुआ था, 2024 में इनकी सरकार आई थी, तो पहले पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और अभी कौन सी सरकार है? अभी सहयोगियों के साथ इनकी सरकार बनी हुई है, और अब दोबारा ये बिल लेके आ रहे हैं एक भ्रम फैलाने के लिए, एक इस तरह की भूमिका बनाने के लिए। लेकिन अब जब 2029 में जब चुनाव दोबारा आएंगे तो मेरा पूरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है। और गारंटी की बात की जा रही थी कल, गारंटी, ये तो समय बताएगा। ये तो गारंटी की बात कर रहे थे। बताइए, आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप आय दुगनी करेंगे हमारे किसान भाइयों की? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी आप 1 पेंशन लेकर आएंगे हमारे नौजवानों के लिए जो शहीद होते हैं? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप मुफ्त सिलेंडर देंगे? क्या आप यूपी में गारंटी देके नहीं आए थे कि होली और दिवाली में आप महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने का कार्य करेंगे? क्या वहाँ के आवारा पशुओं को आप उनकी जो समस्या है उसको सुलझाने का काम करेंगे? आपने नोटबंदी में भी गारंटी दी थी कि आप आतंकवाद को खत्म करेंगे। आप सबसे ज्यादा घटनाएं आतंकवाद की अगर हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुई है। चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पहलगाम की घटना हो, चाहे वो नक्सलवादियों की घटनाएं हो, सबसे ज्यादा अगर हमारे जवान शहीद हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के समय में शहीद हुए हैं। नक्सलवाद खत्म हुआ, लेकिन अब शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे आप। अब बात करते हैं। तो मैं केवल ये बात कहना चाहती हूँ कि बचपन में हम सबने कहानी सुनी थी रेड राइडिंग हुड की।
सब बच्चों ने सुनी है। हम आज भी अपने उस जहन में रखते हैं कि किस तरह एक नन्ही सी बच्ची जो अपनी दादी माँ से मिलने जाती है, बहुत खुशी के साथ वो जाती है, वो जंगल में भटक जाती है, उसे घर पहुँचने में दादी माँ के रात हो जाती है। और जब लड़की पहुँचती है तो हम सभी जानते हैं कि दादी माँ तो वहाँ नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे कौन होता है, तो ये हम सभी जानते हैं। तो ये जो सरकार है, ये डिलिमिटेशन का जो मुखौटा, जो ये आरक्षण का, महिला आरक्षण का जो मुखौटा पहने हुए है कि यह महिलाओं को आरक्षण देने का कार्य करे, लेकिन वाकई में ये डिलिमिटेशन के प्रयोग से अपने आप को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सत्ता में बने रहें, ये नहीं चाहते कि जातिगत गणना हो, ये नहीं चाहते कि हमारी दलित, ओबीसी माताओं बहनों को, हमारी अल्पसंख्यक बहनों को आरक्षण मिले, वो आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। matter that touches the very soul of our democracy, the representation of half of our population in the hallowed halls of our parliament. And for decades, the Women's Reservation Bill has been long promised, frequently discussed, perpetually delayed, like waiting for Godot of our political system. Today, we stand at a threshold where there is remarkably a near unanimous political consensus in favor of women's reservation. Every major party in this House recognizes that the time for tokenism is over and the era of equal partnership must begin. And yet I'm finding myself deeply perturbed by the legislative exercise before us. The Prime Minister says the government has brought Nari Shakti, a gift of justice, but he has wrapped it in barbed wire, tethering the implementation of women's reservation to the expansion of Parliament, to numbers from the 2011 census, and an exercise of delimitation. Why, Mr. Speaker, why must we entangle a moral imperative with a demographic minefield? Women's reservation is ready for harvest. खेत की फसल काटने के लिए तैयार है दोस्तों. It can and should be implemented immediately based on our existing parliamentary strength. To link it to delimitation is to hold the aspirations of Indian women hostage to one of the most contentious and complex administrative exercises in our nation's history. Sir, delimitation is not a mere bureaucratic rearranging of maps. It is a profound shift in political power that is intended. Linking women's reservation to it effectively holds the aspirations of Indian women hostage to one of the most contentious political exercises in our history. Such an exercise, sir, carries risks that could strain the very fabric of our federalism, as you heard from the previous speaker. Any delimitation exercise is fraught with complications that could tear at the very fabric of our federalism. We must be candid about what is at stake when constituencies are redrawn based on either current population figures or even the 2011 census. Let's face it, sir, delimitation requires serious discussion. We face a profound demographic divergence. There are at least three major fault lines in our country, sir. First, the balance between small states and big states. Second, the balance between states, particularly in the south like Tamil Nadu or Kerala, which have diligently implemented national goals of population control and invested in inclusive human development, and those states, mainly in the north, who have not. Yet in future delimitations, states that have failed to curb population growth would be rewarded with greater political weight, and we must ask if this is the message we wish to send, that governance excellence leads to political irrelevance. Third factor, sir, the balance between the states that are the engines of our economy, contributing more to the national exchequer than they receive, and those that are net recipients of central funds. A delimitation based purely on population would further marginalize the voices of those states that provide the lion's share of resources that keeps our union afloat. We risk creating a tyranny of the demographic majority, where a handful of large, poor states could theoretically determine the fate of the entire country, leaving smaller states and those with distinct linguistic and cultural identities and economic contributions feeling like bystanders in their own country. Conversely, states with high population growth but lower economic productivity
could gain outsized political power without corresponding fiscal responsibility. What happens, sir, to cooperative federalism? You have proposed delimitation with such haste, the same haste that you showed on demonetization. And unfortunately, we all know what damage that did to the country. Delimitation, sir, will turn out to be political demonetization. Don't do it, sir. Now, I want to say the 50% formula that suddenly the Home Minister came and presented to us yesterday regarding the delimitation exercise, promising that no state will lose its current number of seats, total House strength will increase by 50%. This remains a precarious political assurance and not a legislative certainty, because the pledge is fundamentally contradicted by the existing text of the legislation itself, which gives total freedom to the Delimitation Commission appointed by the government, whose decisions cannot be challenged in a court of law. Since this formula, what Shri Amit Shah said, is not codified as an immutable constitutional or legislative safeguard, it could be easily discarded or altered by a simple parliamentary majority, offering no guarantee that it will survive beyond the very short term. Furthermore, expanding the Lok Sabha to an 850-member House would create the legislature that is by far the largest in any democracy in the world, resulting in a body that will be unwieldy and unworkable. This is especially true, sir, in an era where the government has been systematically reducing the duration of parliament sittings. Whereas the first and second Lok Sabhas met for an average of 125 days a year, the 16th and 17th Lok Sabhas saw that figure plummet to just below 60 days, sir. In such a constrained schedule, what will your job be, sir? An 850-member chamber would require at least a doubling of the time currently allotted to question hour, 0 hour for a majority of MPs. मेरे कार्यकाल में होगा तो सबको मौका दे दूंगा। Sir, for a majority. देर रात कल भी इसी महिला संशोधन बिल पर रात को 1:25 तक सभी महिला सदस्यों को मौका दिया, सबको। देखिए, लेकिन ये भी आपके बारे में भी चिंता है, सर। और for a majority of MPs to have any chance of meaningful participation, you'll have to double the time allotted to question hour and 0 hour, failing which a majority of representatives would be effectively silenced, sir. How will you manage to give 850 MPs a chance to speak? As it is with 543, many of us don't get questions. देखो, You are saying no whenever we ask for the floor. शशि थरूर जी, मैं रोकना नहीं चाहता, लेकिन इस सदन में कोई माननीय सदस्य नहीं बोल सकता कि मैं किसी को बोलने का मौका नहीं देता, चाहे शून्यकाल हो चाहे विधेयक हो, जितनी देर बोलने देना चाहता सबको बोलने देता। और अंतिम रात को अंतिम रूप से मैं लास्ट में रहता हूँ कि कोई बाकी रह गया हो तो भी और बुला देता हूँ। 850 होते हैं, 850 होते हैं, तो आपका हाल क्या होगा मुझे पता नहीं। Anyway, another concern, sir, is नहीं, that राजा जी फर्स्ट टाइमर को विशेष रूप से बोलने का मौका देता हूं। कोई फर्स्ट टाइमर ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे बोलने का मौका नहीं। Sir, let me continue, sir. Another concern is while the size of the Lok Sabha is being expanded in the government's proposal, प्रकाश जी देते हैं ना मौका। there is no corresponding proposal to increase the strength of the Rajya Sabha. Raises a serious structural concern, sir. This alters the relative balance between the two houses. In the event of a joint sitting, the significantly larger Lok Sabha would dominate the voting process, and the imbalance would also extend to the elections of president and vice president, where each MP casts an equal vote. So we are amplifying our own house and our own weight without, unfortunately, giving any heed to our colleagues in the upper house. And you can imagine, if the upper house is the chamber of states, then you can understand the concern of states that their weightage is not being respected, sir. Now, these are all problems, Mr. Speaker, that cannot be solved by a simple calculator. They require a great compromise. A historic settlement is needed in our country that ensures that no region feels diminished. And, sir, even though one of the BJP speakers had
criticize me for making some suggestions from international examples, let me say there is no harm in looking to international examples where diverse unions have grappled with this exact tension. In 1787, the American framers, for example, faced a deadlock between large and small states. And so they led to what was called the Connecticut Compromise, where their solution was a bicameral legislature, a House of Representatives based on population, and a Senate where every state, regardless of size, has exactly 2 seats. So you may be a tiny state like Goa or Sikkim, and you might be a gigantic state like UP, you'd have the same number of seats in the upper house. That's one idea. I'm not saying we should adopt it, but we should discuss it. Another idea, say the European Parliament. They use a system of principle of digressive proportionality, where larger seats do have more seats than smaller ones. So larger states will have more MPs, but smaller states are given more seats than a strict population ratio would justify. So it is true that in Europe, in the European Parliament, a Maltese MP will represent only 80,000 people. A German MP will represent 8 lakh people. But it doesn't matter, they stay united. So we need to consider these options. We are a union of states, sir. And the whole idea is we want to create a formula in a serious delimitation discussion where the smallest members of our country and our polity still have a voice loud enough to be heard. These models teach us that in a complex union, the principle of one person, one vote, one value, which has been cited by the ruling party, must be balanced with the principle of one state, one equal partner, one value in a country like ours. As India approaches a new delimitation exercise, sir, the constitutional question is whether the spirit of cooperative federalism can be preserved through a model that respects demographic reality while preventing structural domination by a few large Hindi-speaking states. Digressive proportionality would not violate constitutional democracy. It would operationalize the Constitution's deeper commitment to the Indian principle of balancing unity with diversity. Sir, सीमांकन से जुड़े मुद्दों पर सभी हितधारकों, सभी राज्य सरकारों, सभी राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक परामर्श की आवश्यकता है, सर। इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता और ना ही इसे महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लागू करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सरकार देश के निर्वाचन मानचित्र को पर्याप्त विचार विमर्श और व्यापक परामर्श के बिना क्यों पुनर्निर्धारित करना चाहेगी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। I urge the government, therefore, to decouple these issues. Pass the Women's Reservation Bill today, we will support it. The Prime Minister spoke with passion about Nari Shakti. Let it take effect already in the next general election, using our current seat count. Show the women of India that your commitment is not a mere rhetorical flourish. As for delimitation, sir, let us defer it. Let us constitute a formal mechanism, perhaps a JPC, sir, to debate a new federal settlement that protects the interests of all states. Let us ensure that a march towards a new India does not give us a disunited India. Let us not leave our most successful states behind. Bharatiya Ekta ke liye hame kaam karna chahiye, sir. Let us give women their due now. Mahilaon ko Nari Shakti hi de de, or give our nation, our union of states, the time it needs to solve its demographic challenges with wisdom and not just arithmetic. बस मैं यही कहना चाहता था संक्षिप्त में, sir. Thank you very much for listening to me. It's a plea to the government. Please be sensible about the larger interests of the country and not the short-term interests of the ruling party. Jai Hind, sir.